एग्री कमोडिटीज में निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और निवेश वायदा को लेकर लोग अब यहां पर ज्यादा वरीयता भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वायदा में निवेश कितना फायदेमंद है, निवेश की स्ट्रैटेजी बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट और कीमतें तय करने से लेकर कैसे ये मददगार साबित हो सकता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वाइटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के MD मानिक गुप्ता। मानिक, हाय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ने के लिए। और हम जैसे बात भी कर रहे थे कि एग्री कमोडिटीज में काफी उठापटक है, मौसम एक चीज है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो मैक्रोज हैं वो एक दूसरा एक चीज है, तीसरा यहाँ पर डिमांड सप्लाई को लेकर है, इन्वेंट्रीज हैं। जब हम एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं काफी सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप वेदर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज को फिलहाल एक साथ कैसे देख रहे हैं? नमस्कार जी। देखिए, वेदर हमेशा ही इंडियन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा है। और इस लास्ट हफ्ते जो हमने इंक्लीमेंट वेदर देखा मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडियन, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, उसका भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उससे क्रॉप को क्या डैमेज होगा। उसके पहले हमने देखा कि वीट के प्रोडक्शन को लेके जो हीट स्ट्रेस था नॉर्दर्न इंडियन, उसको लेके काफी चर्चा रही। लास्ट ईयर हमने देखा कि जब गवर्नमेंट ने वीट का एक्सपोर्ट बैन किया, उसके पहले भी जो हीट वेव आई थी नॉर्थ ऑफ इंडिया में, उसके कारण क्रॉप को कुछ हानि पहुंची थी। तो एग्रीकल्चर इंडिया में और वेदर, ये खाली इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर और वेदर का बहुत लिंकेज इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए सभी एग्री कंपनीज, एग्री इनपुट कंपनीज और फार्मर्स वेदर की प्रेडिक्शंस हमेशा देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। एब्सोल्युटली। जहाँ तक पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है इंडियन मार्केट्स में, मानिक, हम देखते हैं कि ग्लोबल बाजार हमसे काफ़ी आगे हैं। एग्री में जिस तरह से वो काम करते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी हमें वो ग्राउंड कवर करने की ज़रूरत है। क्या कुछ नीड्स हैं? अगर आपकी बात करें, आपकी कंपनी की बात करें, किस तरह की हेजिंग प्रैक्टिसेस आप करते हैं और क्या एडवाइस करेंगे आप यहाँ पर कारोबारियों को? देखिए, हेजिंग जो टूल्स अवेलेबल हैं इंडिया में, जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के माध्यम से, वो अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें काफी इसमें आगे बढ़ना है। और एग्री डेरिवेटिव्स को लेके हमने पिछले 12 महीने में एक स्टेप बैक लिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सेसिव वॉलेटिलिटी होने के कारण, जो कि प्रेडोमिनेंटली डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन ही थी, बट उनकी सोच में डेरिवेटिव से एक्सेसिव वॉलेटिलिटी आती है और स्पेकुलेशन बढ़ता है। बट अगर आप देखें कि कुछ जो एकेडमिक स्टडीज भी हुई हैं और एक रिसेंट जो IIM उदयपुर ने करी है, उसके अंदर एक क्लियरली दिखता है कि फ्यूचर्स के होने से अंडरलाइंग में, मतलब जो कमोडिटी है उसके अंदर कुछ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी या स्पेकुलेशन नहीं होती है। जो लीडिंग इंडिकेटर है प्राइस का, वो है फिजिकल डिमांड एंड सप्लाई। फ्यूचर्स एक आपके मिरर की तरह हैं, जो कि आपको फिजिकल में जो हो रहा है वही स्पॉट में और फॉरवर्ड मार्केट में दिखा रहा है। तो it's just like a mirror, it's like a thermometer, it's a gauge of the market. तो उन एरियाज में आई थिंक एज अ कंट्री हमको बहुत सारी प्रोग्रेस करनी है। हैविंग सेड दैट, इंडियन गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 5 सालों से इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे हेज करने की अनुमति दी है, जिसके कारण कुछ एक्सचेंज, जैसे इंडिया में जो कुछ एग्री कमोडिटीज हैं जिनका वर्ल्ड मार्केट की लिंकेज के साथ काफी लिंकेज है, जैसे हम कॉटन की बात करें या शुगर की बात करें या एडिबल ऑयल की बात करें। कॉटन के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं, और एडिबल ऑयल में हम बहुत लार्ज इंपोर्ट करते हैं। तो इवन दो इंडियन एक्सचेंजेस नहीं है, बट इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हेजिंग पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। तो हमारी जैसी कंपनियां और भी जो बड़े FMCG कंपनीज हैं, अब बड़े एडिबल ऑयल कंज्यूमर्स हैं या शुगर कंज्यूमर्स हैं इंडिया में, वो लोग भी इन इंटरनेशनल टूल्स का बहुत इफेक्टिव यूज करते हैं, क्योंकि आज के दिन इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। अगर इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो आई एम श्योर कि वो लोग इंडिया पे हेज करना ज्यादा इफेक्टिव समझेंगे।